मैं राजेंद्र कुमार, इंस्ट्रक्टर टेलीकॉम, सिग्नल एंड टेलीकॉम ट्रेनिंग सेंटर, नॉर्दर्न रेलवे गाजियाबाद। इस वीडियो में आपको हम पीए सिस्टम के बारे में जानकारी देंगे। पीए सिस्टम का प्रयोग नॉर्मली कहाँ किया जाता है? लिमिटेड एरिया में लिमिटेड लोगों को संबोधित करने के लिए, यानी कि सीमित क्षेत्र में सीमित लोगों को अगर संबोधित करना हो तो हम पीए सिस्टम का प्रयोग करते हैं। और अगर हमें ज़्यादा लोगों को ज़्यादा बड़े एरिया में लोगों को संबोधित करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं? हम रेडियो के द्वारा कर सकते हैं, या फिर टीवी के द्वारा कर सकते हैं, इंटरनेट के द्वारा कर सकते हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी रेडियो पे मन की बात करते हैं तो वो रेडियो के द्वारा पूरे इंडिया के लोगों को संबोधित करते हैं। ज़्यादा बड़ा एरिया होता है और ज़्यादा लोगों को संबोधित कर रहे होते हैं। तो अगर हम पीए सिस्टम की बात करें तो जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, कार्य प्रणाली उसकी जो है, तो इसमें क्या होता है? एक माइक होता है, माइक होगा, इसमें एम्पलीफायर होते हैं और लाउड स्पीकर। तो नॉर्मली क्या है कि जब भी हम जैसे डायग्राम में आप देख रहे हैं, अगर कोई आदमी बोलेगा तो क्या निकलेगी? ध्वनि ऊर्जा निकलती है, ध्वनि सिग्नल, साउंड सिग्नल निकलेगा। तो इसका सामना किससे होता है? माइक से होता है। माइक क्या काम करता है? इस ध्वनि ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में बदल देता है। और जो ये इलेक्ट्रिकल ऊर्जा होती है या फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, ये सिग्नल बहुत ही कमज़ोर होता है। हम क्या करते हैं? इसको एम्पलीफायर के इनपुट में देते हैं और ये एम्पलीफायर इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल के लेवल को बढ़ा देता है, इसकी वोल्टेज या पावर को बढ़ा देता है। और इस बढ़ी हुई पावर को हम किस में देते हैं? लाउड स्पीकर में। लाउड स्पीकर क्या काम करता है? इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वापस ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है बड़ी, और ये कई सारे लोग इसको सुन लेते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। तो माइक का काम क्या है? ध्वनि ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलना। और लाउड स्पीकर की हम बात करें तो ये क्या काम करता है? इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। और जो एम्पलीफायर है, इसके इनपुट में भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है और आउटपुट में भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो इसके इनपुट में देता है उसकी पावर को बढ़ाने का काम करता है। तो अब हम देखते हैं कि जो पीए सिस्टम है इसका रेलवे में हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो नंबर 1 है आपका नॉर्मली हम रेलवे स्टेशनों पर इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, यात्रियों को गाड़ी के आवागमन तथा गाड़ियों से संबंधित अन्य सूचना देने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा ऑडिटोरियम या खुले मैदान में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कब करते हैं? रेलवे कर्मचारी और आगंतुकों के बीच भाषण या संगीत या रंगारंग कार्यक्रम के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। कभी कोई आपका सांस्कृतिक कार्यक्रम है, या आपने देखा होगा कि यूनियन की कोई मीटिंग है, इस तरह से, और लिमिटेड एरिया में लिमिटेड लोगों को संबोधित करना है तो हम यहाँ पे भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम इसका इस्तेमाल करते हैं मार्शलिंग या शंटिंग यार्ड। यार्ड मास्टर के द्वारा ट्रेन फॉर्मेशन, रिसेप्शन एवं डिस्पैच के बारे में रेलवे कर्मचारियों को सूचना प्रसारण के लिए तथा आवश्यकता पड़ने पर रेलवे कर्मचारी द्वारा यार्ड मास्टर से संपर्क स्थापित करने के लिए भी हम पीए सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मीटिंग या कॉन्फ्रेंस में हम पीए सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। और चलती गाड़ियों में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। चलती गाड़ियों में मनोरंजन या दिशा निर्देश देने के लिए, या विशेष गाड़ियों में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा पीए सिस्टम का इस्तेमाल हम एआरटी में भी करते हैं, एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। बेटा, अगर हम रेलवे में पीए सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों के बारे में बात करें तो सबसे पहले क्या था आपका? माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन, जैसा कि आप जानते हैं, माइक्रोफोन का काम क्या है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। जैसा कि आप ये डायग्राम देख रहे हैं, तो नॉर्मली जो माइक्रोफोन है कौन कौन से हैं आपके? नंबर 1 मूविंग कॉइल, या फिर इसको डायनेमिक माइक्रोफोन भी कहते हैं। और जो पीए सिस्टम है आपका, इसमें अधिकतर इसी माइक्रोफोन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कंडेंसर माइक्रोफोन होते हैं, कार्बन माइक्रोफोन होते हैं, रिबन माइक्रोफोन, क्रिस्टल माइक्रोफोन या
वायरलेस माइक्रोफोन का भी हम प्रयोग करते हैं। जो वायरलेस माइक्रोफोन है इसमें क्या होता है, इसमें जो माइक होता है इसमें एक FM ट्रांसमिट होता है, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटेड ट्रांसमीटर होता है, और एम्पलीफायर के पास ही क्या होता है, रिसीवर होता है। रिसीवर कहाँ रखा होगा, एम्पलीफायर के पास रखा होगा, और इन दोनों में अधिकतम दूरी कितनी हो सकती है, 90 मीटर तक हो सकती है। अब हम देखेंगे कि जो विभिन्न प्रकार के जो माइक्रोफोन हैं उनकी अगर हम तुलना देखें, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखें, तो ये आगे टेबल दी हुई है आपकी, ये टेबल आपकी स्क्रीन पे है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन माइक्रोफोन की। तो इसका इम्पीडेंस लो इम्पीडेंस के होते हैं 50 ओम से 400 ओम के बीच में। अगर फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है तो ये क्या है, 300 हर्ट्ज से 3400 हर्ट्ज। यानी कि ये देखिए ये इस्तेमाल कहाँ होता है, ये टेलीफोन में इस्तेमाल होता है, क्योंकि जो टेलीफोन में क्या आपकी हमने अगर बातचीत करनी होती है तो हमारी जो वॉइस फ्रिक्वेंसी है उसकी फ्रिक्वेंसी की रेंज है 300 से 3400 हर्ट्ज, तो उसके लिए ये फिट है आपका ये। और इसके जो आउटपुट है आपकी माइक्रोफोन की आउटपुट जो सिग्नल होगा उसका लेवल कितना होता है, नॉर्मली 300 मिलीवोल्ट के करीब होता है। सेंसिटिविटी इसकी अच्छी होती है, और इसके अलावा क्या है कि इसमें बैटरी की आवश्यकता होती है। अगर कार्बन माइक्रोफोन अगर आप चाहते हैं काम करने के लिए, इसको बैटरी की आवश्यकता होती है, आपको बैटरी लगानी पड़ेगी। इसके अलावा अगर हम इसकी डायरेक्टिविटी की बात करें तो ये कैसी होती है, यूनिडायरेक्शनल, यानी कि एक ही डायरेक्शन से ये आपकी ध्वनि ऊर्जा को कैच करेगा और आगे उसको कन्वर्ट करके भेज देगा। तो नॉर्मली क्या है कि जो अधिकतम दूरी है क्या है, 3 इंच, यानी कि माइक्रोफोन कार्बन माइक्रोफोन और जो आदमी सोर्स है, जो आदमी बोल रहा है, उसके बीच में 3 इंच के बीच का डिस्टेंस होना चाहिए। उसके अलावा अगर हम मूविंग कॉयल माइक्रोफोन या डायनेमिक माइक्रोफोन की बात करें, जो कि PA सिस्टम में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो इसका जो इम्पीडेंस है ये भी लो इम्पीडेंस के होते हैं, 25 ओम से 500 ओम तक। और इसका जो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है अच्छा होता है। फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स कितना इसका, 50 हर्ट्ज से 8 किलो हर्ट्ज। और इसके जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या है, 1 से लेके 20 मिलीवोल्ट। सेंसिटिविटी काफ़ी अच्छी होती है इसकी, और इसमें किसी प्रकार की बैटरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और नॉर्मली ये क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल तथा ओमनीडायरेक्शनल भी होता है, यानी बहुत शादी यानी चारों तरफ से ये कैसे सिग्नल को पकड़ने में सक्षम होते हैं। और इसका कहाँ इस्तेमाल करते हैं, देखिए लिखा हुआ है पब्लिक एड्रेस सिस्टम, नॉर्मली PA में इसका हम इस्तेमाल करते हैं। डिस्टेंस 1.5 फुट के करीब है, यानी आपका मूविंग कॉइल माइक्रोफोन और उसके जो आदमी बात कर रहा है उसके बीच में सोर्स ऑफ साउंड जो भी है। इसके अलावा जो एक रिबन माइक्रोफोन का इस्तेमाल करते हैं, रिबन माइक्रोफोन होता है, और इसका जो इस्तेमाल नॉर्मली करते हैं हम स्टूडियो में। ये कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। जैसे स्टूडियो में जैसे मैं किसी का इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो एक मैं बैठा हूँगा, तो मेरे सामने बैठा होगा जिसका मैंने इंटरव्यू ले रहा, तो आमने सामने, यानी तो ये क्या करेगा, बाई डायरेक्शनल होता है, मेरी आवाज़ भी कैच करेगा और सामने जो बैठा है उसकी भी साउंड को कैच करेगा। और इसकी जो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है ये बहुत ही अच्छा होता है। देखिए इसका फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स कितना है, 60 हर्ट्ज से 10 किलो हर्ट्ज, और आउटपुट कितनी आपकी 10 मिलीवोल्ट के करीब होता है। ये बहुत ही, इसके अगर दिखाया तो बहुत सबसे कम जो आउटपुट है वो क्या है, इसी की आपकी 10 मिलीवोल्ट। और सेंसिटिविटी काफ़ी अच्छी होती है, और इसमें बैटरी की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा, इसमें जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस काफ़ी देखिए सबसे ज़्यादा इसी का है 6 फुट। जो डिस्टेंस है वो काफ़ी होता है। 6 फुट की दूरी से आप बोलोगे, ज़्यादा पास से बोलोगे तो उससे ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसके अलावा क्रिस्टल माइक्रोफोन का नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं हम रिकॉर्डिंग में, हम आजकल इस्तेमाल करते हैं क्रिस्टल माइक्रोफोन का। इसकी जो इम्पीडेंस है वो 100 किलो ओम से अधिक होता है, इसका इम्पीडेंस ज़्यादा होता है। फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स इसका काफ़ी अच्छा है, 30 हर्ट्ज से 12 किलो हर्ट्ज तक का इसका। और अगर देखा जाए तो आउटपुट वोल्टेज है 10 मिलीवोल्ट से 100 मिलीवोल्ट। सेंसिटिविटी काफ़ी अच्छी है, बैटरी की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और ये कैसा होता है, ओमनी डायरेक्शनल, यानी कि चारों डायरेक्शन से ये सिग्नल को कैच करेगा, ध्वनि सिग्नल को कैच करेगा। इसके अलावा माइक्रोफोन का इस्तेमाल हम
टेप रिकॉर्ड में करते हैं, या कॉलर माइक, या मीटिंग के लिए जो माइक हम इस्तेमाल करते हैं उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। इसका जो इम्पीडेंस है वो सबसे ज़्यादा होता है, 1000 किलो ओम से भी अधिक होता है। और फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, 40 हर्ट्ज से 11 किलो हर्ट्ज है आपका। आउटपुट वोल्टेज भी इसकी काफ़ी सही होती है, 20 मिली वोल्ट से लेकर 100 मिली वोल्ट तक होती है। सेंसिटिविटी काफ़ी अच्छी है। और मेन है कि इसमें बैटरी की आवश्यकता होती है, बैटरी की इसकी रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा क्या है कि ओमनी डायरेक्शनल होता है। ओमनी डायरेक्शनल चारों तरफ से आपका ध्वनि ऊर्जा को कैच करता है। और जो नॉर्मली जो डिस्टेंस है वो क्या आपका 3 फुट। ये तो थी माइक्रोफोन के बारे में बात। अगर हम लाउड स्पीकर की एक जो उपकरण इस्तेमाल होता है पीए सिस्टम में, क्या है आपका लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर का काम आप जानते ही हैं। लाउड स्पीकर का काम है या विद्युत तरंग को ध्वनि तरंग में बदलने का काम करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ध्वनि या साउंड सिग्नल में बदलने का काम करता है। नॉर्मली ये 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। नंबर 1 हॉर्न टाइप और दूसरा आपका कॉर्न टाइप। तो सामने आपका हॉर्न टाइप लाउड स्पीकर दिखाया गया, ये आपने देखे होंगे लगे हुए। तो नॉर्मली जो हॉर्न टाइप का लाउड स्पीकर है इसका इस्तेमाल हम करते हैं ओपन एरिया में, जहाँ पे ओपन एरिया होता है, जहाँ पे कोई छत वगैरह नहीं होती है, खुले आसमान क्षेत्र में किया जाता है। और इसकी अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो इसकी एफिशिएंसी होती है 40%। अगर हम एफिशिएंसी का मतलब दक्षता, एफिशिएंसी का मतलब आप ऐसे मान के चलिए कि जो उपकरण है उसको जो काम दिया गया है वो उस काम को कितना अच्छे तरीके से करता है। अगर हम एक सिंपल एक बल्ब की बात करें तो बल्ब को हमने किस लिए डिज़ाइन किया गया है, किस लिए हमने उसको बनाया। बल्ब को हमने सिंपली इसलिए बनाया कि जब अगर हम इसके इनपुट में इलेक्ट्रिकल सिग्नल दें, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी दें, तो ये उसको प्रकाश सिग्नल में सिग्नल नहीं कहेंगे इसको, सिग्नल नहीं होता आपका वो। तो बल्ब का हम इस्तेमाल करते हैं प्रकाश, इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलने के लिए। अब मान लेते हैं कि हम इसके इनपुट में 100 वाट, इनपुट जो इलेक्ट्रिकल पावर देते हैं वो 100 वाट देते हैं, और आउटपुट में भी हमें जो प्रकाश ऊर्जा मिलती है उसकी पावर हम मान लेते हैं 100 वाट। तो हम कहेंगे कि ये इसको जो काम दिया गया था ये काम बहुत अच्छे तरीके से करता है। 100 वाट इनपुट और 100 वाट आउटपुट कि इस हम कह सकते हैं कि इसकी एफिशिएंसी कितनी है 100%। और अगर मान लेते हैं कि हम इसके इनपुट में 100 वाट पावर दें और केवल उसका जो इनपुट में पावर दी उसका केवल 50% भाग ही प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, तो हम यानी आउटपुट में जो पावर मिलती है वो कितनी मिलती है 50 वाट। तो हम कहेंगे कि इसकी एफिशिएंसी कितनी है 50%। इसी प्रकार जो आपके हॉर्न टाइप लाउड स्पीकर है इसका काम है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ध्वनि ऊर्जा में बदलना। तो जो हॉर्न टाइप लाउड स्पीकर है अगर इसके इनपुट में हम 100 वाट इलेक्ट्रिकल पावर दें, 100 वाट की इलेक्ट्रिकल पावर दें, तो ये केवल उसका 40% भाग को ही ये ध्वनि ऊर्जा में बदल पाता है। बाकी जो ऊर्जा है वो क्या है लॉस में चली जाती है, उसका लॉस हो जाता है। तो इसकी एफिशिएंसी है 40%। और इसके अलावा देखिए जो आपने देखा होगा तो इसमें नॉर्मली के 2 भागों में बटा होता है। नंबर एक होता है यूनिट। इसमें जो यूनिट है आपका ये यूनिट, यह भाग जो यूनिट है आपका, यह भाग क्या काम करता है विद्युत तरंग को ध्वनि तरंग में बदलता है। इसमें इसी में क्या होता है मैग्नेट होते हैं और कॉइल होती है। इनकी आवाज़ की तीव्रता इनके इम्पीडेंस और वाट पर निर्भर करती है। बिना हॉर्न लगाए इसका प्रयोग असंभव है। अगर आपने यूनिट लगा दिया, उस यूनिट ने ध्वनि सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ध्वनि सिग्नल में बदल दिया, तब भी आपको आउटपुट में कुछ भी सुनाई नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देगा। यानी कि इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको हॉर्न भी लगाना पड़ेगा। तो देखिए ये हॉर्न है आपके, ये हॉर्न दिखा रखा है आपका। हॉर्न भी कई प्रकार के होते हैं आपके, फोल्डेड टाइप का दिखाया हुआ है। ये ऊपर जो दिखाया गया है डायग्राम में, ये डायग्राम ये क्या फोल्डेड टाइप का ये हॉर्न। और एक आपको ये डायग्राम में दिखा है एक्सपोनेंशियल हॉर्न दिखा रखा है, ये थोड़ा लंबा सा होता है। और तो
एक्सपोनेंशियल जो हॉर्न है, इस हॉर्न का आकार जो होता है बहुत बड़ा होता है, जबकि फोल्डेड जो एक्सपोनेंशियल हॉर्न टाइप का जो प्रकार है इसका छोटा हॉर्न थोड़ा सुविधाजनक होता है। ये आपने दोनों ही शायद आपने कभी अपनी लाइफ में जरूर देखे होंगे, कहीं ना कहीं इस्तेमाल होते हैं ये। तो ये तो थे लाउड स्पीकर, कौन से आपके हॉर्न टाइप लाउड स्पीकर। दूसरे टाइप के जो हॉर्न टाइप स्पीकर बताए थे आपको, कौन टाइप लाउड स्पीकर। ये कौन टाइप लाउड जो कौन टाइप लाउड स्पीकर है, इसका प्रयोग कमरे में या छत के नीचे होता है। नॉर्मली इंडोर एरिया में किया जाता है, खुले क्षेत्र में नॉर्मली इसका प्रयोग हम नहीं करते हैं। और इसकी जो एफिशिएंसी है या दक्षता है वो लगभग 20% होती है। इसमें नॉर्मली क्या है कि मैग्नेट होता है, आपकी कॉइल होगी, स्पाइडर तथा कोन इसके मुख्य भाग होते हैं। जो कोन है आपका जो कि वाइब्रेट करता है, वो क्या काम करता है, विद्युत तरंग को ध्वनि तरंग में बदलता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ध्वनि तरंग में या साउंड सिग्नल में बदलता है। इसकी अगेन इसकी आवाज़ की जो तीव्रता है वो भी आप इसके इम्पीडेंस या वाट के ऊपर निर्भर करती है। और इसका प्रयोग बिना बॉक्स के नहीं होता है, इसे लकड़ी या लोहे के बॉक्स में रखा जाता है। नॉर्मली ओपन एरिया में यानी बाहर बिना बॉक्स के आप इसका नॉर्मली इस्तेमाल नहीं कर पाते हो। और कौन टाइप का लाउड स्पीकर की हम बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वूफर, दूसरा है मिड रेंज और तीसरा आपका ट्विटर। जो वूफर है वो क्या आपका ये क्या काम करता है कि ये लो फ्रिक्वेंसी का जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है यानी 30 से 300 हर्ट्ज के जो सिग्नल है उसके लिए उत्तम होता है। यानी कि ये उस सिग्नल को किस में बदल देता है, ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। जैसे तबला हो गया, ढोलक हो गया या आदमी की आवाज़। और इसका जो कोन है वो क्या होता है, अत्यधिक लचीले और आकार में बड़ा होता है। इसका जो कोन होता है वो क्या होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। जबकि जो मिड रेंज आपका जो कौन टाइप का जो लाउड स्पीकर है, इसका जो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है 300 से 8 किलोहर्ट्ज, यानी 300 हर्ट्ज से 8 किलोहर्ट्ज तक के सिग्नल को ये ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। ऐसे स्पीकर का प्रयोग सबसे अधिक होता है, नॉर्मली हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। इसका आकार सामान्य स्पीकर जैसा होता है। इसके अलावा आपका ट्विटर होता है आपका, और ये ट्विटर क्या होता है, हाई फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स यानी 800 किलोहर्ट्ज से अधिक की फ्रिक्वेंसी के लिए ये उत्तम होता है। और नॉर्मली क्या होता है, इसका आकार छोटा होता है और इसका कोण काफ़ी सख्त सा होता है, जो केवल हाई फ्रिक्वेंसी पर ही बेहतर कंपन उत्पन्न करती है। जैसे आपका सितार हो गया, गिटार हो गया, या जो फीमेल है या लेडीज़ की जो आवाज़ है उसके लिए। इन 3 प्रकार के नॉर्मली क्या है, आपने देखा होगा केवल एक कॉलम होगा आपके घर में, या जैसे आपका म्यूजिक सिस्टम है 2.1 या 5.1 ऐसे आप लेके आते हो, तो जैसे 2.1 है तो उसमें कहेंगे दो ट्विटर होंगे आपका, एक वूफर होगा, इस तरह से कुछ होता है आपका। तो इसलिए इसकी जरूरत पड़ती है कि कोई भी एक स्पीकर लाउड स्पीकर हम लें तब वो पूरे के पूरे आपका जो ऑडियो फ्रिक्वेंसी है, ऑडियो फ्रिक्वेंसी की रेंज क्या होती है 20 से 20 किलोहर्ट्ज, पूरे की पूरी फ्रिक्वेंसी रेंज पे वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाता, या पूरी की पूरी फ्रिक्वेंसी रेंज को वो ध्वनि ऊर्जा में बदल नहीं पाता है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, 3 प्रकार के लाउड स्पीकर की जरूरत पड़ती है ताकि हम पूरे के पूरे ऑडियो फ्रिक्वेंसी रेंज को ध्वनि ऊर्जा में बदल सकें, और जो आपका म्यूजिक है उसका प्रॉपर रिस्पॉन्स मिल जाए, या प्रॉपर उसका आनंद ले सकें, प्रॉपर म्यूजिक ओरिजिनल म्यूजिक को हम सुन सकें। तो जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये मल्टी एक्सल स्पीकर है। इस स्पीकर में वूफर, मिड रेंज, ट्विटर तीनों को एक ही कोण में तीनों के कोण को एक ही कॉइल से जोड़ते हैं और एक ही स्पीकर से भिन्न भिन्न फ्रिक्वेंसी की आवाज़ प्राप्त करते हैं। नॉर्मली मल्टी एक्सल जो स्पीकर है, इसमें जो हम इनपुट देते हैं वो इनपुट एक क्रॉसओवर नेटवर्क से होता हुआ वूफर, मिड रेंज और ट्विटर में चला जाता है। ये जो क्रॉसओवर नेटवर्क है वो क्या होता है, एक प्रकार का फिल्टर होता है। वो क्या काम करता है, जो इसके इनपुट में जो सिग्नल आता है उसकी फ्रिक्वेंसी की रेंज क्या होती है, जो हमारा ऑडियो फ्रिक्वेंसी की रेंज है जिसे हमारे कान सुन सकते हैं, 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज के
फ्रिक्वेंसीज को ये फिल्टर कर देता है, यानी कि जो लो फ्रिक्वेंसी को एक तरफ, मिड रेंज फ्रिक्वेंसी को एक तरफ और ट्विटर को एक तरफ, इसकी तीन आउटपुट निकलेंगे। जो वूफर वाला है, लो फ्रिक्वेंसी के जो सिग्नल है वो आपका वूफर में चला जाएगा, जो मिड रेंज की फ्रिक्वेंसी है वो मिड रेंज स्पीकर में चली जाएगी, और जो हाई फ्रिक्वेंसी का जो सिग्नल है वो आपका किससे चलाएगा, ट्विटर। इस प्रकार से मल्टी एक्सेस स्पीकर में कनेक्टिविटी होती है आपकी। अगर हम लाउड स्पीकर की बात करें, लाउड स्पीकर को आपस में जोड़ने की, लाउड स्पीकर को आपस में जोड़ने की विधि, तो देखिए नंबर 1, लाउड स्पीकर को जोड़ने की विधि से पहले हम आपको बताते हैं, कुछ और बताते हैं आपको सबसे पहले तो एक लाउड स्पीकर को जोड़ना है हमने, किससे जोड़ना है, लाउड स्पीकर एम्पलीफायर से कनेक्ट होगा। जो लाउड स्पीकर वो किससे कनेक्ट होंगे, एम्पलीफायर से कनेक्ट होंगे। तो सबसे पहले हम आपको एम्पलीफायर के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे, चलते हैं। देखिए ऑडियो एम्पलीफायर, हम फिलहाल बात करेंगे ऑडियो एम्पलीफायर के। देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, ऑडियो एम्पलीफायर, ऑडियो रेंज 0 से 20 किलोहर्ट्ज़ तक की फ्रिक्वेंसी को एम्पलीफाई करने के काम आता है, यानी कि पूरे के जो ऑडियो फ्रिक्वेंसी की रेंज है उसको ये एम्पलीफाई करने के काम आता है, उस सिग्नल को बढ़ाने के काम आता है। एम्पलीफायर के मुख्य कंट्रोल एम्पलीफायर के फ्रंट या बैक पैनल पर दिए होते हैं। जो कंट्रोल है नॉर्मली क्या होता है, फ्रंट में भी होंगे और कुछ जो बैक पैनल में भी होते हैं, नॉर्मली क्या केवल साइड में भी होते हैं। ये डिपेंड करता है उसके डिज़ाइन के ऊपर, नॉर्मली फ्रंट में और बैक में होते हैं। तो एम्पलीफायर के जो मुख्य भाग हैं उसके जो कार्यप्रणाली निम्न प्रकार हैं। तो जो फ्रंट नॉर्मली देखिए ये इनकी पोजीशन चेंज होती है, हम एक जनरल आइडिया दे रहे हैं आपको। तो फ्रंट में नॉर्मली आने वाले जो कंट्रोल्स हैं वो क्या क्या होते हैं। नंबर 1, तो एम्पलीफायर के इनपुट में आपने क्या देनी है, एम्पलीफायर के इनपुट में आपने देनी है माइक की आउटपुट। तो जो माइक के आउटपुट है जो आप एम्पलीफायर के इनपुट में दोगे तो उसके लिए क्या बने होते हैं, माइक के इनपुट सॉकेट होते हैं। माइक के इनपुट सॉकेट बने होंगे, जैसे आप देख रहे हैं डायग्राम में ये लिखा हुआ है माइक 1, माइक 2, माइक 3, माइक 4, माइक 5। तो ये सब किसके लिए, तो जो माइक के आउटपुट है या जो एम्पलीफायर के इनपुट में जो आप दोगे वो यहाँ पे दोगे, तो इसको हम क्या कहेंगे, माइक सॉकेट के लिए इसको। और देखिए इसमें क्या लिखा है, अच्छा एम्पलीफायर में आवश्यकतानुसार अनेक माइक इनपुट सर्किट होते हैं। तो एम्पलीफायर में आप देख रहे हैं कि इसमें 5 माइक के आउटपुट देने में कैपेबिलिटी है। तो 5 माइक की आउटपुट है वो इसके इनपुट में हम दे सकते हैं। जैसे मान लेता है कि कोई अपना कोई कल्चरल प्रोग्राम करना है तो उसमें एक से केवल क्या होता है, एक से ज़्यादा माइक की ज़रूरत पड़ती है। प्रत्येक माइक इनपुट सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच तथा आवाज़ को कम या ज़्यादा करने के लिए वॉल्यूम कंट्रोल अलग से दिए जाते हैं। हर जो माइक है उसके आवाज़ को कम या ज़्यादा करने के लिए वॉल्यूम कंट्रोल दिया होगा, और उस पर्टिकुलर माइक को ऑन ऑफ करने के लिए एक अलग से यहाँ पे स्विच भी दिया होता है उसके, यानी जो माइक लिखा हुआ है उसके नीचे ही दिया होगा। इसके अलावा माइक इनपुट सर्किट में केवल माइक से प्राप्त सिग्नल को ही माइक इनपुट में जोड़ते हैं। तो माइक का जो सॉकेट है इसमें केवल माइक की आउटपुट भी ही हम देते हैं, इसके अलावा हम कोई नहीं देते हैं। दूसरा क्या आपका, एम्पलीफायर ऑन ऑफ स्विच। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं एक ऑन ऑफ स्विच है आपका। तो एम्पलीफायर को ऑन या ऑफ करने के लिए एक स्विच दिया होता है, तथा अगर हम साथ में एक इंडिकेटर भी दिया होता है। अगर आप माइक को इस स्विच को ऑन कर देते हैं तो आपके जो इंडिकेटर है वो जल जाएगा, और जब आप इसको ऑफ करते हैं तो ये आपका जो सप्लाई का जो इंडिकेटर है वो बंद हो जाता है। इसके अलावा देखिए क्या दिया हुआ, बास कंट्रोल। एक बास कंट्रोल भी होगा। जो बास कंट्रोल है वो क्या काम करता है, जो लो फ्रिक्वेंसी का जो सिग्नल है उसको ये कंट्रोल करता है। यानी कि अगर हम बास के अगर जो पॉइंट अगर देखें तो क्या इसमें
पोजीशन होते हैं, 0, 1, 2, 3 या माइनस में भी होते हैं। अगर आप इसको 0 से, अगर देखिए पहली बात है कि ये लो फ्रिक्वेंसी को एडजस्ट करते हैं। लो फ्रिक्वेंसी के जो सिग्नल है उसकी लेवल को क्या करेगा, ये या तो कम करेगा या फिर आपका ज़्यादा करेगा। तो लो फ्रिक्वेंसी का मतलब है 250 हर्ट्ज से कम। अगर आप इसका वॉल्यूम को बढ़ाते हैं तो ये क्या करेगा, जो लो फ्रिक्वेंसी का रिस्पॉन्स है, लो फ्रिक्वेंसी मतलब जैसे ढोलक हो गया, तबला हो गया या आदमी के आवाज़, उसका जो सिग्नल के लेवल है उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देगा। अगर आप इसको कम करते हैं तो उसकी जो लो फ्रिक्वेंसी का जो सिग्नल होगा यानी कि 250 हर्ट्ज से कम के उसका सिग्नल के लेवल को कम कर देगा। तो आपने कम करना है या ज़्यादा करना है ये आपको देखने वाली बात है, ये आपका एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है इसका एडजस्टमेंट। लेकिन हम आपको ये बात कहना चाहते हैं इसमें सिंपली कि अगर आपके एम्पलीफायर के आउटपुट में हॉर्न टाइप के लाउड स्पीकर लगे, तो जो हॉर्न टाइप के लाउड स्पीकर लगे तो आपने जो बास है आपका उसको आपने 0 से ज़्यादा नहीं करना है, या ये कह लीजिए हो सके तो उसको 0 से कम पे कीजिए, -2 या -4 पे रखिए। वो इसलिए करते हैं देखिए कि जो आपका जो हॉर्न टाइप का लाउड स्पीकर है वो लो फ्रिक्वेंसी को ध्वनि ऊर्जा में नहीं बदल पाता है, ठीक है। तो अगर मान लेता है कि आपने बास को खोल दिया, बास का लेवल बढ़ा दिया मतलब आपने जो लो फ्रिक्वेंसी का जो सिग्नल है इलेक्ट्रिकल सिग्नल उसका लेवल बढ़ा दिया, यानी कि आपका एनर्जी का लेवल बढ़ा दिया। अब आपने क्या किया, उसको हॉर्न टाइप लाउड स्पीकर के इनपुट में दे दिया, फीड कर दिया। अब फीड करना है, वो आपका सिग्नल तो चला गया, एनर्जी तो चलेगी। और समस्या क्या है आगे क्या है, वो उसको ध्वनि ऊर्जा में नहीं बदल पाएगा तो क्या करेगा, वो अननेसेसरी डायफ्राम को गर्म ही करेगा। वो वेस्टेज ऑफ एनर्जी है, वेस्ट है, फ़ायदा कुछ नहीं है उसका। तो जब भी आउटपुट में हॉर्न टाइप के लाउड स्पीकर हो तो बास को कभी भी ज़्यादा नहीं खोलना चाहिए, बल्कि हम तो ये कहेंगे उसको 0 या 0 से कम पे रखिए। इसके अलावा क्या ट्रेबल, ये ट्रेबल कंट्रोल, तो नॉर्मली ये क्या काम करता है, ये हाई फ्रिक्वेंसी को एडजस्ट करता है, यानी कि हाई फ्रिक्वेंसी की आवाज़ को कम या ज़्यादा करेगा। हाई फ्रिक्वेंसी की आवाज़ जैसे सितार हो गया, गिटार हो गया या लेडीज़ की आवाज़, इसको एडजस्ट करता है। तो एज़ पर रिक्वायरमेंट आप इसको अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ट्रेबल को भी ज़्यादा भी नहीं खोलना चाहिए, कभी इसको ज़्यादा नहीं खोलना चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि कई बार इको वगैरह नॉइज़ वगैरह आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा क्या है आपका मास्टर कंट्रोल। अगर हम मास्टर कंट्रोल की बात करें तो ये देखिए, अगर एक किसी पर्टिकुलर माइक की आपने आवाज़ कम या ज़्यादा करनी है तो उससे रिलेटेड जो वॉल्यूम कंट्रोल है उससे आपकी इसकी आवाज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने सभी माइकों की आवाज़ को कम या ज़्यादा करना है तो वो किससे करते हैं, मास्टर कंट्रोल से करते हैं। तो नॉर्मली मास्टर है आपका, अगर देखिए अगर मास्टर आपका 0 पे है और आपने वॉल्यूम किसी पर्टिकुलर माइक का मान लेते हैं कि वॉल्यूम पूरा खोला हुआ है, तब भी आउटपुट क्या होगी, 0 मिलेगी, कोई आउटपुट नहीं मिलेगी। और अगर आपने मास्टर फुल खोला हुआ है और किसी पर्टिकुलर माइक की आवाज़ एकदम 0 कर रखी है, वॉल्यूम उसमें वॉल्यूम कंट्रोल से 0 कर रखा है, तब भी आपको आउटपुट नहीं मिलेगी। आपको आउटपुट के लिए माइक की आवाज़ को भी खोलना होगा और मास्टर की आवाज़ को भी खोलना होगा। तो नॉर्मली क्या है कि जो मास्टर है, मास्टर कंट्रोल, इसका जो मास्टर की आवाज़ को नॉर्मली पोजीशन नंबर 6 या उससे ज़्यादा की पोजीशन पे रखना चाहिए। इसके अलावा इसमें एक होता है VU कंट्रोल या वॉल्यूम यूनिट मीटर, VU मीटर यानी वॉल्यूम यूनिट मीटर, और यह एम्पलीफायर के इनपुट सिग्नल तथा आउटपुट एम्पलीफाइड सिग्नल की स्थिति की तुलना दिखाता है। एम्पलीफायर के कंट्रोल को इस प्रकार एडजस्ट करते हैं कि एम्पलीफाइड सिग्नल मीटर से 0 की स्थिति से आगे ना दर्शाए। VU मीटर में 0 स्थिति से अधिक एम्पलीफाई करने पर शोर बढ़ जाता है। देखिए, जो वॉल्यूम
यूनिट मीटर है आपके, ये आपके दो प्रकार के होते हैं। आप ऐसे मान चलिए, एक एनालॉग टाइप और एक आपका डिजिटल टाइप। एनालॉग टाइप में क्या होता है कि आपकी एक जो है इसमें एक सुई होगी आपकी, तो जो जो स्केल होगा उसमें पोजीशन क्या होगी, जीरो होगा, प्लस होगा और माइनस होगा। तो अगर आपके मीटर की सुई, उससे पहले हम आपको ये बताते हैं कि अगर वॉल्यूम यूनिट मीटर में अगर आपके मीटर की सुई अगर वाइब्रेट कर रही है, यानी कि माइनस और जीरो के बीच में वाइब्रेशन कर रही है, या जीरो से पॉजिटिव के बीच में जो भी वाइब्रेशन कर रही है, इसका मतलब ये है कि आपका जो सिग्नल है, जो आउटपुट जो एम्पलीफायर है उससे निकल कर आउटपुट में चला गया है। जो लास्ट स्टेज का जो एम्पलीफायर यूनिट है उसकी आउटपुट से निकल के जो टर्मिनल्स है जिस पे हम लाउड स्पीकर को जोड़ते हैं, वहाँ तक ये हमने फीड कर दिया है। और ठीक है, तो अगर तो जो ये मीटर है ये भी बताता है कि आपके जो सिग्नल है, जो आउटपुट में जो सिग्नल निकल रहा है, इसके पोजीशन को बताते हैं, इसके लेवल को बताते हैं। अगर आपका एनालॉग टाइप का मीटर है, जिसमें मीटर एक सुई होती है और आपका स्केल होता है, अगर ये माइनस और जीरो के बीच में वाइब्रेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है। और अगर बीच में हल्का सा अगर पॉजिटिव की डायरेक्शन में चला जाता है तो इसका मतलब कि आपका वॉल्यूम का लेवल ठीक है, आप सिग्नल जो एम्पलीफायर क्या है उसको एम्पलीफाई कर रहा है। लेकिन इसमें अगर मान लेता है मीटर की सुई आपके लगातार जीरो और प्लस के बीच में अगर वाइब्रेशन कर रही है, तो इसका मतलब है कि एम्पलीफायर सिग्नल को तो एम्पलीफाई कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, ओवर एम्पलीफाई कर रहा है। ये कह लीजिए आप उससे ओवर एम्पलीफिकेशन का काम ले रहे हैं। ऐसी कंडीशन में वॉल्यूम का लेवल कम कर देना चाहिए। इसके अलावा जो डिजिटल टाइप का अगर वॉल्यूम यूनिट मीटर होता है, उसमें क्या होता है, एलईडी लगी होती है। नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो 5 एलईडी लगी होती हैं या 7 एलईडी लगी होती हैं। 5 एलईडी लगी हुई हैं तो इसमें क्या होगा, 3 एलईडी हरे रंग की होंगी, 2 एलईडी लाल रंग की होंगी। अगर 7 एलईडी लगी हुई है आपके उसमें, ठीक है, तो इसमें 5 एलईडी आपकी ग्रीन होंगी और 2 आपकी एलईडी आपके रेड कलर की होंगी, लाल रंग की होंगी। तो इसमें इस प्रकार के वॉल्यूम यूनिट मीटर में अगर आपकी जो एलईडी है वो फ्लिकर कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि तो इसका मतलब ये है कि आउटपुट में सिग्नल एम्पलीफायर जो है आपके सिग्नल को एम्पलीफाई करके आउटपुट में भेज रहा है। अगर ये फ्लिकर कर लेता है इसका कि आपका ओके। और यहाँ पे एक बात और बता देते हैं कि अगर मान लेते हैं कि आपकी एलईडी फ्लिकर कर रही है लेकिन आपको आउटपुट में कोई आवाज़ नहीं आ रही है, तो आप क्या करेंगे, आपको क्या है, केबल लाउड स्पीकर चेक करने हैं, लाउड से जो आपके जो वायर जा रही है, वायर कनेक्टेड है, वो चेक करनी है कि कहीं शॉर्ट सर्किट तो नहीं है आपके एम्पलीफायर के आसपास। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। अगर ये सब कुछ ठीक है फिर भी आपको आउटपुट में कुछ नहीं मिलता है, तो फिर आप एम्पलीफायर को चेक कीजिए। इसमें अगर मान लेते हैं कि इसमें लगातार मान लेते हैं कि हरे रंग की एलईडी चल रही है और बीच में जो अगर लाल रंग की एलईडी चल रही है, इसका मतलब कि आपका वॉल्यूम का लेवल ठीक है, आप एम्पलीफाई कर रहे हैं, ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मान लेते हैं कि लगातार सातवीं एलईडी चल रही है, लगातार कंटिन्यूसली चल रही है, ठीक है, तो इसका मतलब कि आपका वॉल्यूम का जो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा है, या आप एम्पलीफायर से ओवर एम्पलीफिकेशन का काम ले रहे हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए, आपको तुरंत मास्टर कंट्रोल से वॉल्यूम का लेवल कम कर देना चाहिए। इसके अलावा देखिए एक ऑक्सिलरी इनपुट होता है। ऑक्सिलरी इनपुट का मतलब सिंपल सा है कि माइक के अलावा, माइक के अतिरिक्त जो भी आप सिग्नल एम्पलीफायर के इनपुट में दोगे वो किस में दोगे, ऑक्सिलरी में दोगे। जैसे आपका रेडियो, टेप रिकॉर्डर, एम्पलीफायर या कंप्यूटर इत्यादि का जो सिग्नल एम्पलीफायर के इनपुट में दोगे वो कहाँ दोगे, माइक में ना देके आप ऑक्सिलरी इनपुट में दोगे। अगर एम्पलीफायर की अगर
पीछे की साइड में अगर हम देखें तो नॉर्मली जो कंट्रोल्स होते हैं, नंबर 1 अर्थ, देख रहे हैं आप डायग्राम में, एक अर्थ का वो पॉइंट दे रखा होगा अर्थ कनेक्ट करने के लिए। तो एम्पलीफायर को नॉर्मली क्या अर्थ आवश्यक होना चाहिए। नंबर 2 आपका मेन सप्लाई लीड, इस लीड का प्रयोग हम क्या करते हैं, एम्पलीफायर को जो 220 वोल्ट एसी सप्लाई से जोड़ने के लिए करते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि आप एम्पलीफायर को मेन सप्लाई से भी जोड़ सकते हैं 220 वोल्ट एसी से, आप इसको बैटरी से भी जोड़ सकते हैं। जो बैटरी है देखिए, कईयों में 24 वोल्ट, कईयों में 12 वोल्ट, कईयों में 36 वोल्ट एम्पलीफायर में चाहिए होते हैं। तो जितने जैसा आपका रिक्वायरमेंट है, आपकी जैसा आपके एम्पलीफायर की रिक्वायरमेंट है, उतने वोल्ट की बैटरी से आप एम्पलीफायर से इस सप्लाई को कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए टर्मिनल दे रखे हैं पॉजिटिव। जब आप इसको जोड़ोगे, सब्जी वाले बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, खैर कोई बात नहीं। जब आप एम्पलीफायर को बैटरी से जोड़ेंगे तो आपको पोलरिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको ध्यान रखना है बैटरी का पॉजिटिव, इसके पॉजिटिव सिरे से नेगेटिव सिरे से ही आपका कनेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा क्या है कि आप एसी मेन सप्लाई और डीसी सप्लाई दोनों ही एक साथ जोड़ के आप रख सकते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपकी एसी मेन सप्लाई अगर आ रही है तो आपका जो एम्पलीफायर है वो एसी सप्लाई से चलेगा, और जब आपकी एसी मेन सप्लाई चली जाती है तो जो एम्पलीफायर है आपका डीसी सप्लाई से चलना शुरू हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई इंटरप्शन या किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं आता है। इसके अलावा कनेक्टिंग स्टेप्स, जो लाउड स्पीकर है, आपका लाउड स्पीकर को एम्पलीफायर से जोड़ने के लिए कनेक्टिंग स्टेप्स लगी होती हैं। देखिए फॉर एग्जांपल जैसे डायग्राम में लिखा हुआ है कॉमन 70 ओम 100 वोल्ट, इसके अलावा क्या है कॉमन 4 ओम 8 ओम एंड 16 ओम। तो ये क्या आपका जो ये स्ट्रिप्स है वो किसके लिए, आपका इससे हम लाउड स्पीकर को जोड़ते हैं। कईयों में देखिए इसमें क्या है कि कॉमन अलग अलग है, 70 वोल्ट 100 वोल्ट के लिए कॉमन अलग है, 4 ओम 8 ओम 16 ओम के लिए कॉमन अलग है। कईयों में एक ही कॉमन दिया होता है। तो जैसे अगर अलग कॉमन दे रखा है तो अलग कॉमन का ही इस्तेमाल करना है, और अगर एक ही दे रखा है तो फिर तो आपके पास 4 ही है, वही कॉमन वही आप इस्तेमाल करोगे जो दे रखा है आपके पास। इसके अलावा पावर ट्रांजिस्टर, ये इसका एम्पलीफायर की क्षमता अनुसार जोड़ने में हीट सिंक लगे होते हैं। अगर आप पीछे दबोगे तो कई बार क्या कि हीट सिंक आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा अब हम कुछ और बातें आपको बताते हैं एम्पलीफायर के बारे में। ठीक है, इसके अलावा एम्पलीफायर में प्री एम्प आउटपुट भी दिया होता है। इसका प्रयोग नॉर्मली किस लिए करते हैं कि जैसे मान लो कोई पी सिस्टम आपने लगा रखा हो, कोई प्रोग्राम चल रहा है, संस्कृत प्रोग्राम चल रहा है, अगर आप उसकी किसी रिकॉर्डिंग उपकरण से आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो प्री एम्प के जो उसको हम किससे जोड़ेंगे, प्री एम्प के आउटपुट से जोड़ेंगे। नॉर्मली इसका इस्तेमाल होता है रिकॉर्डिंग के लिए। इसके अलावा आप एम्पलीफायर में देखेंगे एक लाइन आउटपुट भी दिया होता है, लाइन आउटपुट सर्किट। तो नॉर्मली इसका इस्तेमाल करते हैं अगर आपने जो आपका एम्पलीफायर है इससे एक एम्पलीफायर और जोड़ना है ताकि आप एम्पलीफायर की पावर को बढ़ा सकें, तो उसके लिए क्या होता है आपका लाइन आउटपुट सर्किट दिया होता है। आपके एम्पलीफायर में ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन के लिए भी प्रावधान क्या होता है। नॉर्मली कई बार फ्यूज लगे होते हैं, कई बार ये आपका सर्किट प्रोटेक्टर लगे होते हैं, जो कि अगर आप एम्पलीफायर पर ज़्यादा लोड डाल देते हो तो उस कंडीशन में ये क्या करते हैं, ट्रिप हो जाते हैं। और या किसी वजह से कोई शॉर्ट सर्किट हो गया तो उसके मान्यता है कि आपको जो एम्पलीफायर से जो आपके लाउड स्पीकर कनेक्टेड है और पास में कहीं से दो तारे आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी क्या आपका ये सर्किट प्रोटेक्टर ट्रिप हो जाता है। उस कंडीशन में ये देखने के बाद कि आपका जो इसके रीजन क्या था उसको ठीक करने के बाद आप इसके अंदर के रीसेट बटन भी दिया होता है, आप रीसेट करके फिर से एम्पलीफायर को शुरू कर सकते हैं। जब भी आप एम्पलीफायर को
ऑन करते हैं, यानी कि ये मानकर चलते हैं कि आपने जो लाउड स्पीकर है वो कनेक्ट कर दिए और आपने जितने माइक है वो भी उससे कनेक्ट कर दिए। तो जब भी आप एम्पलीफायर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले उसके पावर सप्लाई का जो आपका जो स्विच है उसको ऑन करने से पहले थोड़ा रुकना चाहिए और सोचना चाहिए। क्या सोचोगे? नंबर 1, आपके सारे वॉल्यूम कंट्रोल क्या होने चाहिए? आपके 0 पे होना चाहिए। आपका मास्टर, ट्रेबल, बास सभी माइकों के आपके जो वॉल्यूम कंट्रोल है वो 0 पे होने चाहिए। सभी आपके जो माइकों का जो स्विच है वो ऑफ कंडीशन में होना चाहिए। तो जो ये सारी कंडीशन है, तो उसके बाद आप कैसे ऑन करेंगे एम्पलीफायर को? तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारे वॉल्यूम ऑफ है, माइक के स्विच ऑफ है, वॉल्यूम कंट्रोल 0 पे है। आपने स्विच को, एम्पलीफायर की जो पावर सप्लाई है उसका स्विच ऑन किया तो आपका जो इंडिकेटर, पावर सप्लाई इंडिकेटर वो ऑन हो जाएगा, वो जलने लग जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो माइक नंबर 1 है उसका स्विच ऑन करेंगे, माइक का स्विच ऑन करेंगे और फिर उसका धीरे धीरे क्या करेंगे, नहीं इसको नहीं करेंगे, पहले सबसे पहले हम कुछ और करते हैं। सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, मास्टर पे जाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मास्टर का जो वॉल्यूम का लेवल है उसको धीरे धीरे बढ़ाते हुए किस पे लाएंगे, 6 या 7 की पोजीशन पे ले आइए आप। 7 नंबर की पोजीशन है उस पर आप रख दीजिए। इसके बाद आप क्या करेंगे, जो माइक नंबर 1 है उसका जो स्विच है, माइक 1 का जो स्विच है आप उसको ऑन करेंगे। इसके बाद धीरे धीरे जो माइक नंबर 1 है उसका वॉल्यूम को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। जब वो धीरे धीरे बढ़ाएंगे फिर आप उसको एडजस्ट करेंगे जैसे कि आपकी रिक्वायरमेंट है। जब उसका वॉल्यूम एडजस्ट हो जाएगा तो आप उसके वॉल्यूम कंट्रोल को वहीं पे रखेंगे और इस माइक के स्विच को ऑफ कर देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, माइक का जो माइक नंबर 2 का जो स्विच है वो ऑन करेंगे और उसके बाद माइक 2 का वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ाएंगे और जितना आपको चाहिए होगा उस पर उसको एडजस्ट करके रख देंगे। फिर इसका जो स्विच, माइक 2 का जो स्विच है वो ऑफ कर देंगे और इसके बाद माइक 3 को एडजस्ट करेंगे, माइक 3 का स्विच ऑन करेंगे, उसका वॉल्यूम कंट्रोल करेंगे। इसी प्रकार से सभी का हम एडजस्ट करेंगे। और इसके अलावा देखिए जो ऑक्सिलरी है आपका, यहाँ पे जो ऑक्सिलरी है, ऑक्सिलरी और माइक 5, यहाँ पे 2 सामने देख रहे हैं, ऊपर क्या लिखा है माइक 5 और यहाँ पे लिखा है, नीचे लिखा है कि ऑक्सिलरी। नॉर्मली क्या होता है कि माइक 5 और ऑक्सिलरी के को सिलेक्ट करने के लिए आप इन दोनों में से एक ही चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो माइक 5 या फिर ऑक्सिलरी। और इनको सिलेक्ट करने के लिए क्या होता है, इसमें एक स्विच होता है। स्विच जैसे मान लेते हैं, स्विच के ऊपर लिखा हुआ, ऊपर की तरफ लिखा है माइक 5 और नीचे की तरफ लिखा है ऑक्सिलरी। तो आपने स्विच को नीचे की तरफ कर दिया तो क्या आप ऑक्सिलरी 5 काम करेगा, वर्क करेगा, माइक 5 काम नहीं करेगा। अगर आपने स्विच को ऊपर की तरफ कर दिया तो माइक 5 काम करेगा। माइक 5 के इनपुट में जो भी माइक कनेक्टेड है वो उसकी आउटपुट आपको मिलेगी और ऑक्सिलरी में जो इससे जो कनेक्ट किया वो आपको उसकी आउटपुट आपको नहीं मिलेगी। इस प्रकार से आप इसको एडजस्ट करेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, आपने सभी माइकों की आवाज़ को कम कर दिया। इसके बाद क्या करेंगे, जो मास्टर आपने जो 7 पे रखा हुआ है आप इसको क्या कीजिए, थोड़ा सा कम कर लीजिए। 7 पे रखा तो आप इसको 6 पे रख लीजिए। इसके बाद ये इसलिए किया जाता है कि अगर आप इसके बाद सभी माइकों को ऑन करें तो कई बार विस्लिंग आनी शुरू हो जाती है। तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा मास्टर का वॉल्यूम को कम करेंगे, सभी माइकों को ऑन करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे मास्टर की जो आवाज़ है वो धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हो। पहले 6 पे कर देता है, उसके बाद 7 पे ले आइए और जैसी भी रिक्वायरमेंट है आप उसको धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक बात और बताना चाहते हैं कि माइक के वॉल्यूम को एडजस्ट करना हो, बास को करना हो, ट्रेवल को करना हो या मास्टर को करना हो, जब भी आप इनको कम या ज़्यादा करेंगे तो आपको बहुत ही धीरे धीरे करना चाहिए, एकदम तेज़ी से आपको नहीं करना है। इसके अलावा माइक और एम्पलीफायर के बीच में जो आप लीड लगाते हो वह लीड हमेशा अच्छी क्वालिटी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप सब स्टैंडर्ड टाइप की माइक्रोफोन केबल का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, नॉर्मली अनवांटेड हम या नॉइज़ वगैरह उसमें आने लग जाती है। तो कोशिश कीजिए कि हमेशा जो माइक्रोफोन केबल है वो अच्छी क्वालिटी का होनी चाहिए। इसके अलावा जो माइक्रोफोन केबल है उसको कभी भी जो लाउड स्पीकर की जो केबल है और जो एसी में सप्लाई की जो केबल है
उसके पास नहीं रखना चाहिए, उसके से हमेशा दूर रखना चाहिए। इसके अलावा आप अगर मान लेते कि 6 आपके माइक लगे हैं और 6 आपने इसके इनपुट में माइक 1 माइक 2 में रखे हैं, तो ये पहचान करने के लिए कौन सा माइक किस में लगा हुआ है, तो आप जो अलग अलग जो कलर जो रिंग्स आते हैं, कलर के जो बैंड हैं वो आप प्रोवाइड कर सकते हो। यानी जो माइक पे मान लेता है कोई माइक नंबर 1 है, उसका जो माइक है उस पर लाल रंग का आपने वो डाल दिया, रिंग डाल दिया आपका, या स्टिकर डाल दिया, और सेम स्टिकर लाल रंग का आपने डाल दिया एम्पलीफायर के पास जो केबल आ रहा है माइक 1, उसके पास जो केबल है उस पर लगा दिया। तो जो माइक 2 है उस पर हरे रंग का लगा दिया, जो माइक 2 का जो आपका जो माइक है उस पर हरे रंग का स्टिकर लगा दिया, और आपका सेम जो ये केबल यहाँ पे माइक 2 के पास आ रही है उसमें हरे रंग का स्टिकर लगा दिया। इस प्रकार से आप पहचान कर सकते हैं। अभी तक हमने देखा कि जो एम्पलीफायर है उससे आपने माइक को कैसे जोड़ना है, उनके वॉल्यूम कैसे एडजस्ट करने हैं, बास, टेबल, मास्टर, वीयू मीटर और ऑक्सिलरी का हमने प्रयोग देखा। यहाँ पे हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि एक सिद्धांत है कि जैसे आपका माइक की जो आउटपुट है, तो अगर आप चाहते हैं कि मैक्सिमम पावर एम्पलीफायर के इनपुट में चली है, तो क्या होना चाहिए, इन दोनों के बीच में प्रॉपर मैचिंग होनी चाहिए। अगर प्रॉपर मैचिंग नहीं होगी तो जो माइक की जो आउटपुट है वो मैक्सिमम आउटपुट, माइक की जो मैक्सिमम आउटपुट है वो एम्पलीफायर के इनपुट में नहीं जाएगी। तो इसके लिए नॉर्मली क्या होता है कि कई बार जो माइक आते हैं वो लो, कुछ माइक लो इम्पीडेंस के आते हैं, कुछ हाई इम्पीडेंस के आते हैं। तो जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है या जैसा एम्पलीफायर की रिक्वायरमेंट है वैसा ही माइक आपको उसमें इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि आपकी आवाज़ का जो रिस्पॉन्स है वो बढ़िया है। अगर आपने लो इम्पीडेंस वो माइक के इनपुट सॉकेट जिसमें जो कि लो इम्पीडेंस चाहिए, लो इम्पीडेंस वाले में अगर आपने हाई इम्पीडेंस वाला माइक लगा दिया तो आपकी साउंड की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं आएगी, आपको चॉकिंग टाइप की लगेगी, जैसे आवाज़ दबी दबी सी लगेगी। तो आपके माइक भी उसी एज़ पर रिक्वायरमेंट आपके ऑडियो एम्पलीफायर के हिसाब से ही होने चाहिए। अब हम देखते हैं कि जो एम्पलीफायर्स हैं उससे हम लाउड स्पीकर को कैसे कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम एक बात बताना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जो एम्पलीफायर है उसकी जो मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम पावर आपके लाउड स्पीकर में ट्रांसफ़र हो जाए, तो एम्पलीफायर और लाउड स्पीकर के बीच में भी प्रॉपर मैचिंग होनी चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लाउड स्पीकर को एम्पलीफायर से जोड़ने का तरीका बताएंगे, विधि बताएंगे। धन्यवाद।